जी बिस्मिल्लाह। आज हम स्टार्ट लेते हैं जी लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग इसके दो हिस्से हैं, इसमें दो डिसीजंस हमने डिस्कस करने हैं लिमिटिंग फैक्टर। जी ठीक है जी, पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है। कोई भी जी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर वो फैक्टर जो आपको लिमिट कर रहा हो कि अब ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकते या ज्यादा जी सेल नहीं कर सकते, दैट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, बट इन क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द केसेस ये इंटरनल होता है, इंटरनल होता तो हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, यानी विच फैक्टर विच रिस्ट्रिक्ट्स प्रोड्यूस मोर। ठीक है। अच्छा, ये जो लिमिटिंग है। जी फैक्टर हमारा क्रिएट होता है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट, ये किसी सिचुएशन की वजह से, लाइक कोई नेचुरल डिजास्टर आया जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गई, फ्लड जी कम हो गई, अब मटेरियल हमारे पास कम है तो मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर। सम टाइम मार्केट डिमांड इंक्रीज हो जाती है, हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि हम प्रोड्यूस कर सकें, सो प्रोडक्शन कैपेसिटी हम्म, इज अ लिमिटिंग फैक्टर। इसी तरह सम टाइम लेबर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, मशीन आर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, यानी वो हर वो जी लिमिट कर रही है, जो डिमांड आपकी फुलफिल नहीं कर पा रही, आप इतने यूनिट नहीं बना सकते कि जिससे आप अपनी डिमांड को फुलफिल कर सके, उस फैक्टर को हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। जी ठीक में हमने दो डिसीजंस पढ़ने हैं। पहले तो हमने डिसीजन पढ़ना है ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, यानी इस लिमिटिंग फैक्टर में रहते हुए इस पीरियड में किस प्रोडक्ट को हमें ज्यादा फोकस करना है और किसको कम करना है, यानी हमारा प्रोडक्शन मिक्स क्या होना चाहिए, कि हम कितने है। यूनिट जी बनाए तो हम अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमल या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब जी में जी हमारे इस थ्योरी में हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप जो होता है, अगेन हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, यानी आइडेंटिफाई द लिमिटिंग। लिमिटिंग फैक्टर अच्छा, सम क्वेश्चंस में लिमिटिंग फैक्टर उसने बताया होता है। दिया होता है। ठीक है, जी अगर नहीं दिया होगा तो फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, सपोज ये साथ साथ एग्जांपल बनती जाएगी, जहां जहां जी सा डाटा चाहिए होगा मैं उसमें ऐड करता जाऊंगा। सपोज कंपनी इज प्रोड्यूसिंग थ्री प्रोडक्ट्स, ए, बी एंड सी। इसकी जो मैक्सिमम डिमांड आपको दी हुई है, मैक्सिमम डिमांड दैट इज, ए की 6,000 यूनिट है, बी के 10,000 यूनिट है और सी के 15,000 यूनिट्स। ठीक है। अब हमें डेटा में देता है जी लेबर और पर यूनिट, पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए हमें, ए को बनाने के लिए 5 आवर्स चाहिए, बी को बनाने के लिए 3 आवर्स और सी को बनाने के लिए 2 आवर्स। दूसरा हमें वो डेटा में दे रहा है कि मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स चाहिए। हम कहते हैं ए के लिए 4, बी के लिए 5 और सी के लिए 6 आवर्स चाहिए। इसके अलावा हमें वो डेटा में बताता है जी मैक्सिमम लेबर आवर्स जो अवेलेबल है हमारे पास, 100,000। ये किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नीचे नहीं लिख रहा मैं, जी ये अलग से लिख रहा हूँ, यानी ये डेटा हम ठीक है। इसको बॉक्स लगा लेते हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए। ठीक है जी। और मैक्सिमम हमारे पास मशीन और जो है दैट इज 90,000 आवर्स। ठीक है। अब हमने जी इसमें से कैलकुलेट करना है कि इसमें से लिमिटिंग फैक्टर हमारा कौन सा है। ठीक है। तो जी अब हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम मैक्सिमम डिमांड फुलफिल करें, सारे यूनिट प्रोड्यूस करें, तो हाउ मेनी लेबर आवर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक, जी कैलकुलेशन में हम कहते हैं चीज सबसे पहले कि लेबर आवर्स रिक्वायर्ड,
फॉर प्रोडक्ट ए। अब ए को देखें तो हमें ए को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल 30,000 लेबर आवर्स चाहिए होंगे, 6,000 इंटू 5। बी को प्रोड्यूस जी करने के लिए भी हमें 30,000 ही और चाहिए, 30,000 3। इवन सी को प्रोड्यूस करने के लिए भी 30,000 और चाहिए। टोटल और जो मुझे चाहिए दैट इज जी 90,000 आर। और अवेलेबल और मेरे पास हैं 100,000। So this is जी not a limiting factor, यानी labor is not जी a limiting factor। फैक्टर अगर हम इसको हटा दें यहाँ से और यहाँ लेबर लिखते हैं तो 2 कॉलम हम बना लेते हैं। और मशीन, अब मशीन के पॉइंट ऑफ से देखें तो ए को बनाने के लिए 6,000 इंटू 4 24,000 लेबर और मशीन आवर्स चाहिए। बी को बनाने के जी 10 इंटू 5 50,000। सी के लिए 30,000 आवर्स चाहिए। ठीक है, अब अगर इसको मैं प्लस करूं तो आई नीड 104 आवर्स, जबकि मेरे पास सिर्फ अवेलेबल हैं 90,000 आवर्स। सो यस, मशीन इज अ लिमिटिंग फैक्टर बिकॉज 90 15 को 6 के साथ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को, हाँ जी, 6 के साथ 90,000। 164 अवेलेबल जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं, सपोज 140,000 आवर्स हैं, तब भी लिमिटिंग फैक्टर है 1। जी जी तो यानी 164,000 आवर्स मुझे चाहिए, जबकि मेरे पास सिर्फ अवेलेबल है 140,000 आवर्स। और ऑब्वियसली 140,000 आवर्स में मैं ये सारे यूनिट नहीं बना सकता। ठीक है जी, ऐसे ही है दिस ऐसे इज ही। द लिमिटिंग फैक्टर। सेकंड स्टेप पे हम जी है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ जब कंट्रीब्यूशन लेना है, कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंस है उस कंट्रीब्यूशन से जो हमने कल कैलकुलेट किया था सीबीपी में। यहाँ पे जो जी कंट्रीब्यूशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड आएगा, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं शामिल होगी। ये कल भी मैंने आपसे बात की थी और बल्कि कहा था पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक ही प्रिंसिपल चलेगा। आपका डिसीजन क्या है? हियर द डिसीजन इज द प्रोडक्शन। सो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन के बाद जी की बताया था आपने। कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो इसके अंदर सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ठीक है, लाइक अब डाटा में हमें दिया हुआ है सेल्स प्राइस पर यूनिट, ये डाटा होगा। तो यही मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ जी। इसमें हमारी जी 150 सेल प्राइस है, 100 सेल प्राइस है और 60 रुपीज सेल्स प्राइस है। और वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन का वर्ड मैं लिख रहा हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो है ए की वो हमारी 130 110 है, बी की 65 है और सी जो है डेट इज 30। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफरेंस लें तो दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जी विच इज इक्वल टू 40 35 30। अब ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि ए प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है। ठीक है, लेकिन जी ए को कहूँ कि जी ए सबसे ज्यादा दे रही है तो ए को प्रोड्यूस करना चाहिए, तो इट माइट बी रॉन्ग। बिकॉज अगर हम जस्ट कंपैरिजन करें, ए के 40 रुपीज अर्न करने के लिए मुझे 4 मशीन आवर्स चाहिए, जबकि 30 को अर्न जी करने के लिए 6 आवर्स चाहिए। ठीक है, सो माइट बी ए ही हो, जी लेकिन हमें इसकी बेस पे डिसीजन नहीं लेना, बल्कि हमें अब तीसरे स्टेप पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट contribution per limiting factor of each product। यानी अब हम इसी को कन्वर्ट करेंगे पर लिमिटिंग फैक्टर। यानी लिमिटिंग फैक्टर चूंकि मेरा डिसाइड हो चुका है कि मशीन आर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, तो मैंने कंट्रीब्यूशन जी कैलकुलेट करना है पर मशीन और। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, हम्म, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेता हूं, वही जो ऊपर कैलकुलेट किया है, और इसको डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स पर यूनिट। देखिए, ए को प्रोड्यूस करने के लिए 4 आवर्स चाहिए, बी को प्रोड्यूस करने जी के लिए
5 और सी को प्रोड्यूस करने के लिए 6 आवर, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, अनलिमिटेड। हाँ जी, पर मशीन और लिमिटिंग फैक्टर इज अ मशीन और। अब इसको अगर जी डिवाइड करता हूँ 40 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 10 का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है। ये 7 का, अगर इसको 2 डेसिमल तक कन्वर्ट करें, 7 और 5, सो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है वो ए है। सो ए शुड बी जी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट, ठीक है, जी तो बी शुड बी प्रोड्यूस सेकंड और सी शुड बी प्रोड्यूस एट थर्ड। लास्ट। हाँ, एब्सोल्युटली। अब स्टेप 4 पे हम क्या करेंगे, स्टेप 4 पे हम कैलकुलेट करेंगे रैंक, रैंकिंग, या कैलकुलेट टेबल कर लिखते हैं रैंक द प्रोडक्ट, ठीक है। अब रैंकिंग जो मैंने करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर मशीन, कंट्रीब्यूशन पर। तो मेरी रैंकिंग जी ये बन गई कि ए, देन ए बी, देन सी, एंड सी। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि किसी एक का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो, ये कम हो जाए, सी ज्यादा हो जाए, बी ज्यादा हो जाए, जैसे भी रैंकिंग हो हाँ उसके जी, सी बी ए हो जाए, कुछ भी हो सकता कुछ है, भी हो सही। सकता है, लेकिन इसकी बेस पे डिसाइड नहीं करना। ये भी वैसे ए बी सी ही बन रहा है, लेकिन ये सब जी नहीं, ये डिफर करेगा, ठीक है। अब सही स्टेप, एकदम। स्टेप पे आ जाता है ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स। हम्म, यही मेरा आंसर होगा। अब इसमें मुझे क्या चाहिए कि मैं इसमें एक टेबल सी बनाऊंगा कि मेरे पास मशीन ऑर्स कितने हैं, ठीक है? और यहां मैं ले लेता हूं यूनिट्स, प्रोडक्ट, मशीन आवर्स, और यहां पर उसके यूनिट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। जी अब सबसे पहले चूंकि मुझे देखना है कि अवेलेबल मशीन आवर्स कितने हैं, एज पर क्वेश्चन जो अवेलेबल आवर्स हैं मशीन के 140,000, ठीक है। जी सबसे पहले मैंने बनानी है प्रोडक्ट ए। अब प्रोडक्ट ए जो है उसके कितने यूनिट हैं, मैक्सिमम डिमांड की तरफ जाते हैं, ए के 6,000 यूनिट है। जी In order to produce 6,000 unit, I need 6 into 4, 25,000 मशीन आवर जो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब ये मेरा पहला आंसर आ गया, और अब इसमें से जी माइनस करता हूं तो रिमेनिंग आवर्स रह जाते हैं 116। अब अगर मैं बी के यूनिट बनाता हूं तो बी की जो डिमांड है दैट इज 10,000 और इनटू 5, यानी 10,000 यूनिट है और 5 मशीन आवर्स चाहिए, 50,000। 50 ये कंज्यूम हो जाएंगे। और फाइनली मेरे पास जो अवेलेबल ऑर्स हैं वो 66 हैं, जो यकीनन सी के सारे प्रोडक्ट नहीं बन सकती, क्योंकि सी की अगर जी डिमांड देखें तो डिमांड इसकी 15,000 है, तो 15,000 यूनिट को बनाने के लिए मुझे 90,000 मशीन आवर्स चाहिए, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जी जितने भी अवेलेबल ऑर्स हैं उसको मैं सी में यूटिलाइज करूंगा, और इस 60,000 यूनिट्स में मेरे कितने यूनिट बन सकते हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एक यूनिट को बनाने के लिए 6 मशीन आवर चाहिए, तो 11,000 यूनिट में मैक्सिमम बना सकता हूं, जबकि मार्केट डिमांड जो है वो मेरी 15,000। 15,000। दैट इज द ऑप्टिमल मिक्स। अच्छा, इसके बाद सम ठीक। एग्जामिनर ये भी मांग लेता है कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स पे आप बताइए कि हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बनता है। अब मैं पहले लिखूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ए का जो अच्छा, अब यहाँ पर अक्सर मिस्टेक ये होती है कि ये तो चले ऑर्डर में ए बी सी, समटाइम सी बी ए आ जी जाता है, समटाइम बी सी ए आ जाता है, बी ए सी आ जाता है, तो ये बड़ा केयरफुली जी कंट्रीब्यूशन लिखना है। अब ए का जो कंट्रीब्यूशन है हमने यहाँ पर यूनिट लेना है, ए का कंट्रीब्यूशन 40 है, बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 35 है, और सी का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज इक्वल टू 30, दिस वन, ठीक है जी। अब मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज टोटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इन रुपीस, और इसके लिए सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 6,000 यूनिट बनाता हूं ए के और 40 कंट्रीब्यूशन जनरेट करता है तो 240,000, बी का टोटल कंट्रीब्यूशन 350 और सी का 300,000, तो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन बनेगा मेरा दैट इज 920,000, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। सही हो। ठीक है जी, ये तो अभी मैंने पहला स्टेप आपके सामने लिया, ठीक है जी। जी
अब आइएगा सेकंड स्टेप पे। समटाइम मिनिमम डिमांड आ जाती है, मिनिमम डिमांड, ठीक है। सही। ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स या प्लान विथ मिनिमम डिमांड। सही हो। तो पहले हम डिमांड फुल करेंगे, उसके बाद उस पे जाएंगे प्रोडक्ट्स पे। सारा वही उसी तरह कैलकुलेट करना है। सिर्फ ये है कि जी जिस प्रोडक्ट की मिनिमम डिमांड है पहले उसको फुलफिल करना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब सही हो। उसमें हम अगर हम कहते हैं जी कि इफ सी, यानी मिनिमम डिमांड ऑफ सी इज 12,000 यूनिट्स, ये हमने हर हालत में बनाने हैं, ठीक है। तो उस सूरत में जी अब देखें प्रोडक्शन प्लान क्या बनेगा। अगर मैं इसी को फॉलो करता हूं, ओके जी, अब मेरे पास अवेलेबल और हैं 140,000, लेकिन अब मैं सबसे पहले सी बनाऊंगा। सी को बनाऊंगा। जी सी को जो है ना वो 12,000 यूनिट बनाऊंगा। 12,000 यूनिट को बनाने के लिए 72,000 मुझे मशीन आवर्स चाहिए, ठीक है। जी सेकंड आइएगा, अब ये मेरे पास 68,000 हो गए, बाकी कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। बी जो है जी उसके बाद अब मैं ऑर्डर में आता हूँ। सबसे ए पहले बनाऊंगा। ए के 6,000 जी यूनिट को बनाने के लिए आई नीड 24,000 और, ठीक है। 44,000 और रह गए। और अब मैं बी की तरफ आता हूँ। बी के अब देखें तो सारे यूनिट नहीं बन सकते, बिकॉज आई हैव जी ओनली 44,000 यूनिट्स। और 44,000 यूनिट को बनाने के लिए इसमें 5 पे अगर डिवाइड करता हूँ तो 8800 यूनिट बन सकते हैं, ठीक है। जी जब मैं यहाँ कंट्रीब्यूशन लिखता हूँ तो केयरफुली लिखना है, क्योंकि अब सी का पहले कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ, जी जी ठीक है। उसके बाद देन ए जी बी, ठीक। ठीक है जी। ये दूसरी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। लेकिन सम टाइम डाटा इस तरह भी दिया होता है, इफ मिनिमम डिमांड इज 9,000 यूनिट्स। अब देखिएगा थोड़ा सा फर्क और नजर आएगा। ये मैं तीनों इसलिए ले रहा हूं कि तीनों में एक पॉइंट आगे जाके मैंने एक्सप्लेन करना है, इसलिए ये तीनों का जी फर्क सही। सामने होना चाहिए। अच्छा, अब जी मैं जी पहले सी को लूंगा, लेकिन सी के 9,000 यूनिट्स 9,000 आई बनाऊंगा। इनटू जी 6, ये बनेगा इनटू 6, 7। 54,000, 86 रह गए। अब ए के मैं पूरे यूनिट बना रहा हूँ, इवन बी के भी अब पूरे यूनिट बन सकते हैं, देखिए ना, 10 इंटू जी 50,000। जी अब मेरे पास रिमेनिंग जो यूनिट रह जाएंगे वो ओनली 12,000 है। अब ये जी 12,000 में ऑब्वियसली मैं सिर्फ और सिर्फ बना सी सकता हूँ सी, सी के। ठीक है। सी को अब मैं पहले तो नहीं ले सकता था, अब मैंने यहाँ जी लगाया, ठीक है। अब अगर 12,000 देखें तो यहाँ पर कितने यूनिट बन सकते हैं? 12,000 divided by 6। 6. So I can produce only 2,000 units. अब 2000। यहाँ से अगर जी कंट्रीब्यूशन निकालता हूँ तो सी का कंट्रीब्यूशन 30,000 दो जगह आएगा, जी दिस वन। जी उसके बाद ए का कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं तो वो सेम 40 और 35। 35, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं और इसका आंसर हम चेंज कर लेते हैं 22, 920, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए पहले आंसर में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम 920,000 था। सेकंड, जी हमारा प्रॉफिट कम हो गया, कंट्रीब्यूशन कम हो गया। अब ये कम होने की जी रीजन जो है कि जो सी प्रोडक्ट है उसकी मिनिमम डिमांड जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन जी से ज्यादा है। और तीसरे केस में जी मिनिमम डिमांड जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन से कम है। इस वजह से आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है जो हमने वन में कैलकुलेट किया था, ठीक है जी। जी अब यहाँ जी एक दो स्टेप हमने और डिस्कस करने हैं, छोटे छोटे से पॉइंट है जो एग्जामिनर इसके अलावा पूछ सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सरप्लस, ठीक है।
देखिए सरप्लस जो है, बेसिकली सरप्लस तब अराइज होता है व्हेन देयर इज अ मिनिमम डिमांड, ठीक है। जी सरप्लस इज excess of units of minimum demand। यानी आपके जो सरप्लस है वो मिनिमम डिमांड से जो एक्सेस आ रहे हैं वो हमारा सरप्लस लाएगा। जिस क्वेश्चन में मिनिमम डिमांड नहीं होती वहां सरप्लस जीरो होता है, वहां नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में, मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सरप्लस मैं जीरो नहीं लिखूंगा बल्कि लिखूंगा, जीरो। हाँ जी, कांट बी कैलकुलेटेड बिकॉज रीजन सिंपल है कि उसकी मिनिमम डिमांड नहीं है, ठीक है। सेकंड जी केस में मिनिमम डिमांड है, ठीक है, लेकिन सरप्लस अब देखना कैसे है। देखिए हम इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहे हैं 12,000 और हमारा जो मिनिमम डिमांड है वो हमारी कितनी है, 12,000। मिनिमम डिमांड भी 12,000 है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी सी का 12,000 है। इसका मतलब है कि सेकंड केस में, सेकंड एग्जांपल में हमारा जो मिनिमम डिमांड जो है वो जीरो है, यानी हमारा सरप्लस जीरो। यहाँ ये नहीं लिखूंगा जी बी कैलकुलेटेड, यस इट कैन बी जी कैलकुलेटेड, ठीक है। लेकिन थर्ड एग्जांपल में अगर हम देखें, और थर्ड एग्जांपल में हमारा जो सी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है 9 और 2, यानी आपकी जो मिनिमम डिमांड है वो 9 है जो कि ये बन रही है, और ये जो 2000 है ये एक्स्ट्रा यूनिट है, तो ये 2000 जी ये मेरा सरप्लस कहलाएगा, ठीक है जी। सही है अच्छा इसी तरह एक जी। कॉन्सेप्ट होता है जी। जिस भी उसमें दो बार कैलकुलेट होगा मिनिमम डिमांड फुलफिल करके बाकी प्रोडक्ट्स बना के, जो दूसरी बार हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा जी सरप्लस होगा। बिल्कुल, यानी इन एक्सेस ऑफ मिनिमम डिमांड जो होगा ना वो सरप्लस है। जी ठीक हो गया। अब एक वर्ड आता है स्लैक। स्लैक कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी टाइम, यानी ये चाहे कोई भी सिचुएशन हो वी कैन कैलकुलेट द स्लैक। स्लैक कहते हैं अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो अंडर यूटिलाइज हो उसको स्लैक कहते हैं। अब देखें जो भी मेरा ऑप्टिमल, जो भी मेरी लिमिटिंग फैक्टर होता है ना उसमें स्लैक जीरो होता है, यानी इन लिमिटिंग फैक्टर स्लैक इज जीरो, ये ऑलवेज। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हम जी लिमिटिंग फैक्टर को तो फुली यूटिलाइज कर रहे होते हैं, जब हम उसे जी फुली ऐसे ही है। यूटिलाइज कर रहे हैं तो स्लैक हो नहीं सकता। अब अगर लिमिटिंग फैक्टर में स्लैक नहीं है तो जो दूसरा जो लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन में दिया होता है उसमें स्लैक मौजूद होता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो लिमिटिंग फैक्टर दिए हुए थे, लेबर और मशीन, लेकिन इसमें से मशीन बोटलनेक था, इस वजह से हमने मशीन को सिलेक्ट कर लिया। तो मशीन में तो बोटलनेक की वजह से स्लैक जीरो होगा, लेकिन लेबर आवर में स्लैक होगा, ठीक है। अब लेबर आवर में स्लैक कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब तीनों एग्जांपल में, 1 और 2 एग्जांपल में डिफरेंट आएगा, 1 और 3 का आंसर सेम आएगा, क्यों, क्योंकि उसमें जी नंबर ऑफ यूनिट सेम है, ठीक है। लेकिन जी ऐसे ही। सेकंड एग्जांपल है वो डिफरेंट आएगा। किसी एक एग्जांपल से हम कैलकुलेट करते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्लैक। देखिए हम लिखते हैं जी अवेलेबल लेबर आवर्स, मेरे पास लेबर आवर्स 100,000 है, यूटिलाइज्ड लेबर आवर कितने यूटिलाइज होंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो 6,000 है, और इसमें मशीन आवर्स नहीं लेबर आवर्स कितने यूज होंगे, यानी 6,000 यूनिट्स हैं, और एक यूनिट को बनाने के लिए हमें बेसिकली ये 532, ओके, 5 लेबर आवर्स चाहिए, तो 30,000 जो है वो हमें लेबर आवर्स ए को बनाने के लिए लगेंगे, बी को बनाने के जी लिए। इसी तरह बी की अगर देखें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन 10,000 है, और बी को थ्री बनाने 3 आवर्स चाहिए, इसको अगर मल्टीप्लाई और करें तो टू। 30,000 आवर्स। और सी के 11,000 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और इसको 2 आवर्स चाहिए तो 22। अब इसका जो डिफरेंस क्रिएट होगा,
यानी 100,000 में से ये सारी वैल्यू लेस कर दूं तो जो रिसोर्स जी आंसर आ रहा है 18,000 लेबर आवर्स ऐसे हैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, यूटिलाइज नहीं हुए। दिस इज लैक स्लैक। सही। ठीक है जी। तीसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है दैट इज शेडो प्राइस। शेडो प्राइस इज बेसिकली increase in contribution by adding 1 unit in bottleneck resource या in limiting factor bottleneck resource। अच्छा अब देखें बोटलनेक रिसोर्स इस क्वेश्चन में हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो मशीन आवर्स है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सिर्फ एक मशीन आवर का इजाफा करते हैं ओनली वन तो मेरा कितना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। अब फ्रैंकली जी स्पीकिंग एक मशीन आवर तो इंक्रीज हो नहीं सकता, लेकिन ये ओनली फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन है ताकि हमें ये जी आइडिया हो कि अगर एक सपोज मैं कहता हूँ जी एक लेबर और मशीन आवर जो है वो ₹2 जो है वो हमें कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है, तो 100 मशीन आवर अगर बढ़ाऊंगा तो 200 मेरा कंट्रीब्यूशन जनरेट हो जाएगा। जी ठीक है। जी तो कैलकुलेशन सिंगल की करते हैं। अब अगर गौर से देखिए तो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगा एग्जांपल 1 को। लेकिन मैं अगर 1 मशीन आवर का इजाफा करता हूं तो ए जी कौन सी प्रोडक्ट बनाऊंगा, ए बी या सी? 1 unit ऑफ मशीन और इज एडिड। तो ऑब्वियसली ए के तो सारे यूनिट बन चुके हैं, बी के भी जी सारे बन बी चुके के हैं, भी बन सी के बनेंगे। तो वी सी कैन प्रोड्यूस सी सी। अच्छा अब देखिए सी को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 6 मशीन आवर्स चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब जी एक यूनिट को बनाने के लिए 6 मशीन आवर्स चाहिए, तो 1/6 यूनिट बनेंगे। ऑब्वियसली 1/6 हम लिखेंगे और एक यूनिट जी को बनाने पे ₹30 का कंट्रीब्यूशन जनरेट होता है। इसका मतलब है कि 5 का कंट्रीब्यूशन मेरा जनरेट होगा अगर मैं एक 1 मशीन आवर का इजाफा कर दूं। ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट देखें एक यूनिट 30 कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है, 1/6 यूनिट जो है वो ₹5 कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगा। दिस इज नॉन एज जी प्राइस। ठीक है। और शेडो प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये डिसीजन मेकिंग में भी काम आती है। सपोज हम ऑर्डर फुलफिल करने के लिए एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मशीन हायर कर सकता हूँ, मार्केट में अवेलेबल है। अब वो मशीन जो है वो पर आवर के हिसाब से हमें रेंट पे दे रहा है। अब हम कहते हैं कि अगर वो हमें ₹8 पर आवर रेंट पे दे रहा है तो ये मुझे ऑफर रिजेक्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरा उससे जी कंट्रीब्यूशन 5 जनरेट होगा और ₹8 पे करूंगा। तो ये तो कॉस्ट जी ज्यादा है और बेनिफिट कम है। इट शुड बी रिजेक्टेड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है शेडो प्राइस अप्लाई करने का इन डिसीजन मेकिंग। ठीक हो ठीक है जी। तो ठीक। ये हमारा पहला हिस्सा था जिसको हम कहते हैं और अगर ये 4 या 3 देगा तो हम लोग उसको हायर कर लेंगे। जी जी बिल्कुल करेंगे। अगर फर्ज करें वो मशीन हमें ₹4 में मिल रही है तो हमें बिल्कुल हायर कर लेना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि हमें ₹1 कंट्रीब्यूशन तो जनरेट कर रही है और फिर हम डिमांड भी मार्केट में ले रहे हैं। इवन दैट अगर मैं जी कि अगर हम चले ₹5 में ही हमें मशीन मिल रही है और ₹5 कंट्रीब्यूशन है तब भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसकी बेसिक रीजन क्या है, क्योंकि हम मार्केट में अपना शेयर तो ले रहे हैं। डिमांड फुलफिल कर ले। एग्जैक्ट। जी तो क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड में अगर मैं डिमांड फुलफिल करता हूँ और जब ये लिमिटिंग फैक्टर जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये जरूरी तो नहीं है कि जी फॉरएवर रहेगा, ये तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जी -3 मंथ 6 मंथ अप टू मैक्सिमम 1 ईयर। तो जैसे ये खत्म होगा जी तो ऑटोमेटिकली हम मार्केट में अपना शेयर ज्यादा ले सकेंगे। ये एक एडवांटेज जी है। यस। ठीक है जी। हाँ जी वो कस्टमर हमारे पास ही होगा। जी, बिल्कुल। अच्छा अब इसके बाद हमारा जो दूसरा इसमें डिसीजन आता है दैट इज मेक और बाय डिसीजन अंडर लिमिटिंग फैक्टर। मेक और बाय दो जगह पढ़ेंगे हम। ठीक है। एक विदाउट लिमिटिंग फैक्टर और एक लिमिटिंग फैक्टर। जी क्योंकि हम इस जगह जी लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी में है, हम इसकी डिस्कशन करेंगे। दैट इज डिसीजन नंबर 2, मेक और बाय। जी देखिए जैसे मैंने कहा अंडर लिमिटिंग फैक्टर,
यानी अब मुझे देखना ये है कि मैं जो एक ऑफर मार्केट से भी है कि मैं मार्केट से भी बाय करके सेल कर सकता हूँ, और दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं उसको मार्केट के बाय करने के बजाय खुद मैन्युफैक्चर करूँ। मेक करके जी। करूँ। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी मेक ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे जी, पास लिमिट अपने रिसोर्सेज को तो यूटिलाइज करना है। जब मैं फुली यूटिलाइज कर लेता हूँ, जो यूनिट मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता ड्यू टू लिमिटिंग फैक्टर, दीज यूनिट शुड बी बॉट एंड सेल इन द मार्केट। ठीक है, ये बेसिक इसका जी, कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इसमें जो मेथड यूज होता है वो ऊपर वाला मेथड नहीं है। ये जो हमने ऊपर मेथड पढ़ा, इसको हम कंट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जी, कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे, यानी कॉस्ट मेथड। ठीक है जी। इसमें भी अब कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप बिल्कुल उसी तरह मैं कर रहा हूं, काफी चीजें सिमिलर होंगी। स्टेप 1 मेरा ये है, जी, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। फैक्टर। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमने जी, डिफाई जी, करना। स्टेप 2, अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। जब आइडेंटिफाई हो गया, अब मैं कंट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। यानी हर प्रोडक्ट की मैं वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करूंगा कि एक हर प्रोडक्ट पे मेरी कॉस्ट क्या आ रही है। मैं इसी क्वेश्चन की ये हिस्सा जो है यूज कर रहा हूं कि ये 3 प्रोडक्ट्स हैं और मेरा लिमिटिंग फैक्टर मशीन आरसी हम रखते हैं। ठीक है जी। जी, बाकी डाटा मैं यहां ला रहा हूं कि इस पे अब 3 कॉस्ट आ सकती है ना मैक्सिमम। एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और एक वेरिएबल ओवरहेड्स प्रोडक्शन। जी, सपोज मैं कहता हूँ जी कि मटेरियल की कॉस्ट जो है वो हमारी 25 है, इस पे 30 रुपीज लगेगी, इस पे 28 रुपीज। बी को लेबर और इस पे 40, इस पे 25 और इस पे 30। और वेरिएबल कॉस्ट, अब ये ऊपर वाला डाटा नहीं ले रहा मैं, सिर्फ और ऊपर सिर्फ लिमिटिंग जी, मैंने वो ली है। ठीक है, बाकी जी, डाटा सही। हम डिफरेंट करेंगे। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है, यानी ये हिस्सा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये हिस्सा जो है दिस वन, इतना हिस्सा सिर्फ मैं यूज करूंगा सेकंड एग्जांपल। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, यानी ये सेम विल बी यूज्ड जी, इन मेक और बाय। ठीक है जी। बाकी मैं कोई चीज यूज नहीं कर रहा, बाकी ये कॉस्ट मेथड है, जी, कंट्रीब्यूशन से मुझे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऊपर वाली वेरिएबल कॉस्ट में इग्नोर कर रहा हूँ। इस पे प्रोडक्शन जी, ओवरहेड जो है वो 20 रुपीज पे लग रहे हैं, इस पे 15 और इस पे 10 रुपीज लग रहे हैं। अब अगर मैं इसको सम करता हूँ, दिस इज द आंसर कि मेरी ये कॉस्ट आ गई वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। जी, अब जी। स्टेप 3 पे जाता हूँ और स्टेप 3 पे कैलकुलेट करूंगा। अगर इसमें सर फिक्स होगी तो उसे इग्नोर करेंगे? फिक्स को टोटली इग्नोर करेंगे। ठीक है, ठीक, तो जिस तरह की मर्जी फिक्स कॉस्ट दी हो, आपने उसको टोटली इग्नोर कर, चाहे प्रोडक्शन रिलेटेड ही क्यों ना। नॉन प्रोडक्शन तो जी, ठीक। नहीं आनी ना, वो तो वेरिएबल भी नहीं आनी। ठीक है, लेकिन जी, प्रोडक्शन जी, रिलेटेड भी आएगी तो उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब जी, अगर ठीक होगी। कैलकुलेट, अब तीसरा कैलकुलेट करता हूँ, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट टू बाय। यानी अगर मैं बाय करता हूँ फॉर ईच प्रोडक्ट, अगर मैं हर प्रोडक्ट को बाय करता हूं मार्केट से, तो उस पे एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होगी। इन क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इंटरनल कॉस्ट जिसको कह लें, वो कम होगी और बाइंग कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी। अदरवाइज फिर ये डिसीजन चेंज हो जाता है, फिर ये वाला मेथड नहीं जी, जाता। ठीक है, इसमें हमेशा यही होता है। अब इसको जी, लेके चले। अब अब इसको मैंने कंपैरिजन करना है एक्स्ट्रा कॉस्ट से, तो मैं लिखता हूं कॉस्ट टू बाय। अगर मैं कॉस्ट टू बाय देता हूं तो ये क्वेश्चन में गिवन होगी। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी ए को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 100 बाई करने के लिए। बाय करने के लिए, सॉरी मैं एक मिनट जरा डाटा देख लो, उसके मुताबिक वैल्यूज लिखता हूं।
इसका 110 में हमें एक ऑफर आ रही है, ठीक है जी। अब इसमें बी को जो बनाने जो है ना वो 100 की ऑफर आ रही है, और सी के लिए वो हमें ऑफर कर रहा है 90 की, ठीक है सप्लाई। जी और अगर मैं लिखता हूँ कॉस्ट टू मेक जो ऊपर कैलकुलेट की है, इससे जी कंपैरिजन 85 70 55, 70 और 68, तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट टू बाय। अगर मैं बाय जी करता हूँ तो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो 25 रुपीज है, 30 रुपीज है और 22 रुपीज है। अब बज़ाहिर ये जी नजर आ रहा है कि बी को अगर मैं बाय करता हूँ तो सबसे ज्यादा कॉस्ट लगेगी, ठीक है जी। लेकिन जी इसकी बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना, जैसे पहले पढ़ा था, हम स्टेप 4 में जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर जी फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो वही मेथड लगाएंगे जो पहले लिए लगाया था हमने, यानी हम पर यूनिट टू बाय जो हमने अभी कैलकुलेट की जी 25, 30 और 22, और इसको डिवाइड कर दूंगा मशीन आवर्स पर यूनिट। और मशीन आवर्स पर जी हमें ऊपर क्वेश्चन में दिए हुए थे, यहां से उठा देते ये 4, 5 और 6। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं, डिवाइडेड बाय दिस, तो ये मेरे पास आ जाते, इसको मैं कॉमा में कन्वर्ट करूंगा तो एग्जैक्ट आ जाएगा। यानी अब यहां देखें सी बज़ाहिर क्या नजर आ रहा था कि सबसे ज्यादा कॉस्ट लग रही है, लेकिन सबसे जी जो सेकंड पे जो है ना वो बी आ रहा है, ठीक है। अब यहां से जी रैंकिंग करूंगा और स्टेप 5 पे आता हूं और मैं करता हूं कैलकुलेट करूंगा रैंक टू बाय। यानी अगर मैं बाय करता हूं तो रैंक में सबसे जी पहले किसको बाय करना चाहिए? ऑब्वियसली सी को पहले बाय करना चाहिए, देन बी को बाय करना चाहिए एंड देन ए को बाय करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, हम कैलकुलेशन करते हैं पहले मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इसी को कन्वर्ट कर लेंगे जी स्टेप 6 में। एंड स्टेप 6 इज रैंक टू मेक, यानी इन हाउस मुझे पहली हाँ, प्रेफरेंस किसको देनी है, तो ऑर्डर जो जी है वो रिवर्स हो जाएगा, ए बी एंड देन सी। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि सी को सबसे पहले बाय करना है तो इसका मतलब उसको सबसे आखिर में मेक करना है, ठीक है जी। और उसके जी बाद फाइनली हम स्टेप 7 पे आते हैं और ऑप्टिमल मिक्स कैलकुलेट करते हैं अबाउट बाय एंड मेक। इसके लिए उसी तरह टेबल बनाएंगे, ये थोड़ी सी जो टेबल में। मेक की जो रैंकिंग की है वो ये ऊपर स्टेप 2 के बेसिस पे की है। नहीं, मैंने स्टेप 5 की बेसिस पे की है। स्टेप 5 को रिवर्स किया है, सी बी ए को रिवर्स किया है ए बी सी में, इनवर्स ऑर्डर होगा ना, ये वाली जो है सी बी ए। हेलो जी जी, आवाज आ रही? जी इस पे होगा ना ये जो नहीं एबीसी का जी पूछा। जी, ए बी सी जो है ना ये इस ऑर्डर की बेस पे है, सी बी ए की। यानी जब मैं कह रहा हूं कि सी को सबसे पहले बाय करना चाहिए, इसका मतलब सबसे आखिर में मेक करना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसको अच्छा अच्छा रिवर्स ठीक कर ठीक देते हैं, ठीक ठीक एक्चुअली कैलकुलेशन बाइंग की करते जाते हैं, जी एंड पे आके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हम सिर्फ कन्वर्ट करते हैं मेक में, ठीक है। जी ठीक है अब ठीक है इसी तरह अब हम ठीक वही जो हमने टेबल पढ़ी थी प्रोडक्ट्स, और यहाँ मशीन आवर्स लिख लेते हैं, और यहाँ पर अब मैं 2 यूनिट लिखूंगा, है यूनिट्स टू मेक और यूनिट्स टू। यूनिट टू बाय। लेकिन पहले मैं मेक को कंप्लीट करूंगा जिस तरह हम करते हैं। अवेलेबल जी ऑर्डर जो है वो जी मेरे पास 140 थे, आई थिंक, यस 140,000। मैं डिमांड भी वही लूंगा जो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये हिस्सा जो है वो हमारा सेम रहेगा। जी जी तो कॉपी करके ना नीचे भी ले आता हूं ताकि हमें बार बार मूव ना करना
ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा किसको, ए को। तो ए को अगर मैं प्रोड्यूस करता हूँ, ए को पहले प्रोड्यूस करता हूँ, तो ए के मेरी 6000 की डिमांड है, इसको मैं इन हाउस बनाऊंगा और इस पे जो मेरे मशीन आर्ट लगेंगे उसी तरह 24,000 है। अब 24,000 ऑर्स यूज करने के बाद मेरे पास ऑर्स रह जाएंगे 116। अब मैं बी की तरफ मूव करता हूं और बी की 10,000 यूनिट में प्रोड्यूस कर सकता हूं और 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 50,000 मुझे मशीन ऑर्स चाहिए। अब बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास 66,000 रह गए, जो कि यकीनन सी के लिए सफिशिएंट नहीं है। और सी के अगर मैं 66,000 यूनिट पूरे यूज करता हूं तो जैसे पहले कैलकुलेशन की थी 11,000 यूनिट बनेंगे। लेकिन मेरी मार्केट जी डिमांड जो है वो 11,000 नहीं है, वो 15,000 है। तो जो बाकी 4,000 यूनिट है जी वो 2 बाय हो जाएंगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम इस, ठीक हो गया। ठीक है, यानी पहले मेक को कंप्लीट किया देन बाय की तरफ मूव किया। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी अब मिनिमम डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है। अब इसमें मिनिमम डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, सम टाइम हमारा किसी जी कस्टमर से एग्रीमेंट होता है और वो कहते हैं जी कि हम स्पेसिफिकली वही यूनिट चाहिए जो आपने इन हाउस मेक किए। ठीक है, जी सूरत में एक किस्म का मिनिमम डिमांड का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी सप्लायर, यहाँ ऊपर हेडिंग वही दूंगा, मिनिमम डिमांड। और इसमें मैं कहता हूँ जी कि वो ये कहता है जी कि इफ स्पेसिफिक कस्टमर wants to supply 6,000 units of product from in-house production। ठीक है जी, वो कहते हैं जी इन हाउस प्रोडक्शन से आपने हमें सेल करना है। अब देखें, मैं इस वक्त जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो क्लियरली नजर आ रहा है कि मैं 4,000 यूनिट जो है वो बाय करूंगा। ठीक है, तो अब हम्म, वो कहते हैं जी 6,000 यूनिट जो है सप्लाई करने हैं आपने इन हाउस, सॉरी 6,000 नहीं, इसको हम करते हैं 12,000 यूनिट्स इन हाउस। जबकि इन हाउस में जो बना रहा हूँ वो तो 11,000 है। तो ये वही मिनिमम जी डिमांड वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो सबसे पहले पहले सी की करूंगा। सी को ले लेंगे। अब सी को जब बनाता हूं तो सी के अब मैं सारे नहीं लूंगा, जितना 12,000 यूनिट है वो मैं इन जी बनाऊंगा। और 12,000 को बनाने के लिए मुझे 60,000 72,000 मशीन आवर्स लगेंगे। अब 68 रह गए। अब मैं रैंकिंग की तरफ जाता हूं और सबसे पहले ए को प्रोड्यूस करूंगा। ए को प्रोड्यूस करने के लिए 6,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 24,000 और चाहिए होंगे। और उसके बाद 44 रह गए। अब सी के जो है मैं 44,000 यूनिट से बी के, ये वीक वीक हाँ जी, 44,000 यूनिट्स में मैं सिर्फ और सिर्फ 8800 यूनिट बना सकता हूँ जो ऊपर कैलकुलेट किया था। ठीक है, जी ठीक है। कंपेयर करें हमारी डिमांड कितनी है। सी की जो डिमांड है वो हमारी 15,000 है और हम 12,000 इन हाउस बना रहे हैं, तो 3,000 बाय करेंगे। ए की डिमांड जो है ठीक हो। मैक्सिमम 6,000 है और हम 6,000 ऑलरेडी बना रहे हैं। देयर इज नो नीड टू बाय एनी यूनिट ऑफ ए फ्रॉम द हम्म, मार्केट। सी के और बी के पॉइंट से वी हैव अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 10,000। 8800 यूनिट आर प्रोड्यूसिंग, वी आर प्रोड्यूसिंग 8800 या बाकी 1200 बाय कर लेंगे। 1200 शुड बी बॉट। तो ये बॉट जो है वो दो जगह आ गया, यानी 3,000 यूनिट और जी 1200 यूनिट। ठीक है जी, ये कोई जी छोटा सा टॉपिक है, बड़ा आसान सा टॉपिक था, लेकिन इसके क्वेश्चन होते इजी हैं, लेकिन कभी एक आधा क्वेश्चन जो है वो इस पे टफ होगा। बाकी इसमें कोई इतना ज्यादा मुश्किल चीज नहीं। ठीक है, जी सही है। ये जी हमारा लिमिटिंग फैक्टर था। मैंने कहा चलिए वो उसके साथ ही लिंक करता है डिसीजन मेकिंग में, उसी पार्ट में है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। जी 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 बिल्कुल उसी पार्ट में। ठीक है जी। ये सर जब मैं पेपर दिया था इसका, जी बल्कि पेपर दिया था एक इसका हुआ था, तो इसका मेरे ख्याल से वो जो फिक्स कॉस्ट है ना वो मैंने ऐड कर दी थी, मुझे अभी याद आ रहा है, इसलिए मेरा पेपर अच्छा, उसकी गलत वजह हो से गया। डेफिनेटली, वरना ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, ये बहुत। जी जी ऐसे ही मैंने फिक्स कॉस्ट डाली हुई थी, हाँ तो जी, वो जो है ना मैंने फिक्स कॉस्ट उसमें ऐड कर दी थी। अच्छा है।
इसमें सिर्फ और सिर्फ जी, वेरिएबल लेनी है और वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट। जी सही हो गया, ठीक है। ठीक है जी। तो अब जी, ठीक। ये क्वेश्चन शेयर करूं या अभी पहले मुकम्मल करेंगे? सर क्वेश्चन शेयर कर दें, फिर मैं जैसे-जैसे टाइम मिलता रहेगा ये साथ-साथ करता रहूँगा, क्योंकि टॉपिक तो जो है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ साथ-साथ। ओके, ठीक है, ठीक। टॉपिक तो मैं कोई भी नहीं छोड़ रहा, तो जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है तो वो जब भी टाइम मिला हो सके वीकेंड पे बैठ के मैं सारे ही कर लूँ। ठीक तो हो ये इस तरह से फिर जो है ना वो ठीक है, कल इंशाल्लाह जो है ना हम फाइनेंशियल का ना IAS जी, 23 हम डिस्कस कर लेंगे। जी बोरिंग कास्ट। बोरोइंग कॉस्ट, नॉन करंट जी, एसेट ठीक। पहले करने ना सारे। जी, ठीक है सर। उसमें जरा कैलकुलेशन ज्यादा है, उसको पहले कर लेते हैं। जी, ठीक हो गया। ठीक है ठीक, जी। चलो, इंशाल्लाह फिर ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। अल्लाह हाफिज। यू। अल्लाह